शेख अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का ओरिजिनल नाम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस था। शेख अब्दुल्ला ने हिंदुओं का नरसंहार करवाया अक्टूबर 46 में, और तो लाहौर में 80% हिंदू और सिख थे, कैसे पाकिस्तान में चला गया? सिंध में, कराची में मेजॉरिटी हिंदू थे, क्यों नहीं वहां पे करवाई गई जनगणना? और खान अब्दुल गफ्फार खान कभी पाकिस्तान में मिलना नहीं चाहते थे। अरे वहां तो प्लेबिसाइड किया हुआ धरा था, वो कह रहे थे हमें भारत में ही मिलना है। अगर हम फौज का उपयोग करते तो वो कहीं टिकता ही नहीं। सारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हमारे पास थी, सारे आर्म्स एमुनिशन हमारे पास थे। और अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, सांसद, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ शामिल हो गए हैं। कश्मीर की समस्या की नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। आपका 3, क्योंकि मैं पॉइंट वाइज शुरुआत करना चाहती हूं। तो मैं 2-3 फैक्ट रखता हूं जो सहज बुद्धि से कोई भी भारतीय समझ सकता है। अगर सारी की सारी रियासतें, 560 से अधिक रियासतें सॉल्व हो गई, तो एक कश्मीर ही क्यों उलझा रहा? सिर्फ उसी रियासत में नेहरू जी का व्यक्तिगत इंटरेस्ट था। दूसरा उदाहरण आप ये समझिए कि जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ, उसमें क्या एक शब्द भी कहीं इधर उधर था? यानी जिसको आप स्पेशल स्टेटस 35 से 370 कहते हैं, कहीं नहीं था। दूसरी लॉजिकल बात, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ बना था। अक्टूबर 1947 में हम यूएन में चले गए उस मामले को लेके। हमारे विद्वान प्रवक्ता अभय दुबे जी खूब अनुसंधान करके बताएं कि सन 47 से पहले यूएन में कौन सा मुद्दा गया था। यूएन की कोई लेजिटिमेसी नहीं थी, यूएन को कोई मानने को तैयार नहीं था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी तरीके से, जिसको हम आज की डेट में एलाइड पावर्स कहते थे, यानी आज की डेट में अमेरिका वाला ग्रुप कहते हैं, सिर्फ उसी को था। ये चाइना था, उसका हिस्सा नहीं था। हम खामखा में चले गए। तीसरा मैं उदाहरण बताता हूं, दुनिया में जहां कहीं युद्ध होता है तो हमेशा वो सेना युद्ध विराम की गुहार लगाती है जो हार रही हो, जो देश छोटा हो। और संयुक्त राष्ट्र में वो जाता है, वो देश जो छोटा हो, कमजोर हो, जिसकी सेना हार रही हो। पर यह विश्व के इतिहास का एक अद्भुत उदाहरण है, जहां हम बड़े थे, हम ताकतवर थे, हमारी सेना जीत रही थी। 2 या 3 दिन की बात थी, पूरा पीओके हमारा होता, हम न सिर्फ युद्ध विराम करते हैं बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ में चले जाते हैं। इसमें कौन सा किंतु परंतु की संभावना है? इसमें तो कोई उत्तर की अपेक्षा ही नहीं है। ये तो बिल्कुल सामने लिखी इबारत की तरह दिखाई पड़ रहा है। अब किताबों की बात, अभय दुबे जी तो इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना आजाद की किताब पढ़ी है। उन्होंने कहा था मेरी मृत्यु के 30 साल बाद उसके कुछ पन्ने खोले जाएं। अब शायद मौलाना आजाद को नहीं आइडिया होगा कि 1988 में जब उनकी मृत्यु के 30 साल हुए, तब भी राजीव गांधी जी थे। बड़ा हड़कंप मच गया था, 40 पन्ने थे। उसमें किसको किसको लिखा गया है कि उस समय कौन कौन था जिसने कि सबसे ज्यादा रोल था। और जिस समय देश को आजादी मिली, जब विभाजन हुआ, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना आजादी थे। तो उनकी बात को आप हल्के में नहीं ले सकते। और एक और फैक्ट है, शेख अब्दुल्ला की जहां तक बात कहती है, क्या बात करते हैं? शेख अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का ओरिजिनल नाम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस था। शेख अब्दुल्ला ने हिंदुओं का नरसंहार करवाया अक्टूबर 46 में। और जैसे महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन किया था, महाराजा हरि सिंह के खिलाफ 1946 में कश्मीर छोड़ो आंदोलन कराया, नेहरू जी ने समर्थन दिया। नेहरू जी अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री जो सितंबर 46 में बन गए थे, उसके रूप में उन्होंने हरि सिंह पर दबाव डाला कि शेख अब्दुल्ला को हटाएं। और बलराज मधोक ने अपनी किताब में लिखा है कि नेहरू जी ने विलय की शर्त में अघोषित रूप से उनसे यह कहा कि आप हट जाइए और शेख अब्दुल्ला को जेल से निकाल के सदर रियासत बना दीजिए। ठीक है, ठीक है। जानबूझकर नेहरू को बदनाम करना चाहते हैं, क्या वजह आपको दिखाई देती है कि एक प्रधानमंत्री मुल्क का जानबूझकर जम्मू कश्मीर की समस्या को इस तरह से अधर में छोड़ेगा, या जानबूझकर चाहेगा कि वहां पर इस तरह की स्थिति पैदा हो? अंजना जी, ये जोशो जुनून में क्या बोल गए? आरोप हम लगा रहे हैं कि खुद लगा रहे हैं? ये अपने मुंह से बोल रहे हैं कि 15 अगस्त 47 के बाद ब्रिटिश सरकार की संधियां हमारे ऊपर अपरिहार्य थी। क्या बोल गए ये? और 1975 में सिक्किम के विलय तक को ब्रिटेन की संधि से जोड़ गए। अरे जनाब, क्या बोल जाते हैं आप? मतलब आप कह रहे हैं हम गुलाम थे, ब्रिटिश कानून हमारे लिए बाध्यता थे 15 अगस्त 47 के बाद। यही तो समस्या है। मैं याद दिलाना चाहता हूं अंजना जी, इसीलिए ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन ने, संडे गार्डियन ने 18 मई 2014 को जो अपना एडिटोरियल लिखा था कि 16 मई 2014 का दिन वो दिन माना जाना चाहिए, और द डे ऑन विच ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया।
क्योंकि उसने लिखा कि आजादी के बाद लंबे समय तक उस विचारधारा और व्यवस्था का शासन रहा जो ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी के हैंगओवर में चल रही थी, और वही बात जाने अनजाने में इनके मुंह से निकल गई। अरे जब हम स्वतंत्र हो गए थे तो कौन होता माउंटबेटन हमको समझाने वाला फरवरी 1948 में भाई। और अगर आप ये कह रहे हैं कि जनता का प्लेबिसाइट होना था तो यह मुद्दा आया था। तो लाहौर में 80% हिंदू और सिख थे, कैसे पाकिस्तान में चला गया? सिंध में, कराची में मेजॉरिटी हिंदू थे, क्यों नहीं वहां पे करवाई गई जनगणना? और तो और 1946 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो पाकिस्तान का आज खैबर पख्तूनवा है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, वहां अंजना जी कांग्रेस मेजॉरिटी से जीती थी, 2/3 बहुमत से जीती थी। खान अब्दुल गफ्फार खान कभी पाकिस्तान में मिलना नहीं चाहते थे। अरे वहां तो प्लेबिसाइट किया हुआ धरा था, वो कह रहे थे हमें भारत में ही मिलना है। मगर धन्य पंडित जवाहरलाल नेहरू वो ये कहते हैं कि भारत से कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है, लैंड रूट नहीं है। अरे जब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान 2000 किलोमीटर दूर रह के एक देश हो सकते थे, नॉर्थ फ्रंटियर प्रोविंस, वो बेचारे चिल्लाते रहे। और लास्ट में स्टेटमेंट है खान अब्दुल गफ्फार खान का कि हमें भेड़ियों के हाथ में छोड़ दिया गया। जब भारत ने हाथ घसीट लिए कि हम नहीं आपके साथ रखेंगे, अब पाकिस्तान में ही जाना है, ये सब तो रिकॉर्डेड है खान अब्दुल गफ्फार खान का बयान। और अगर पीओके को हमने पूरा ले लिया होता तो वो खैबर पख्तूनवा के साथ भी लिंक आ जाता। और 100 बातों की बात अभय जी क्या बोलूं, सन 47 में चीन हमारा पड़ोसी था क्या? चीन हमारा पड़ोसी नहीं था, पड़ोसी तो तिब्बत था। तिब्बत से हमारी सीमा लगती थी, इसीलिए आज भी हमारी आईटीबीपी का नाम इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस है। मगर धन्य पंडित जवाहरलाल नेहरू की बांडुंग कॉन्फ्रेंस में जाके वीटो लगा दिए कि अगर चीन को नहीं बुलाया जाएगा तो हम बहिष्कार कर देंगे इंडोनेशिया में जाके। और आखिर में चीन तिब्बत का है ये कोई मानने को तैयार नहीं था, सबसे पहले हम जाके मुहर लगा दिए। अरे क्या क्या कहें, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस हमारा होता, बलूचिस्तान, खान ऑफ कलात कभी पाकिस्तान में मिलना नहीं चाहते आपने थे। मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया सुधांशु जी। बातचीत नहीं की, वो सुधांशु जी आपने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया। क्यों चाहेगा कोई प्रधानमंत्री ऐसा करना? मतलब सबको पता है कि आपको नेहरू जी नापसंद हैं और तमाम देश की दिक्कतों के लिए नेहरू ही जिम्मेदार है। मैं बता रहा हूं, लेकिन क्यों करेगा कोई ऐसा? बता रहा हूं क्यों चाहेगा। हाँ। उसका कारण यह है, यदि किसी व्यक्ति को अपने को देश से अधिक महान दिखाना हो, शांति का नोबेल पुरस्कार पाना हो, और यह दिखाना हो कि मैं कितना उदार था, चाहे उसकी कीमत देश को कुछ भी चुकानी पड़ जाए, समाज को कुछ भी चुकानी पड़ जाए। बात सही है कि नेहरू जी के जितने बेहतरीन संबंध रशियन लॉ ग्रुप में थे उतने अमेरिकन ग्रुप में भी थे, और उनका जितना अच्छा माउंटबेटन से संबंध था उतना किसी और का संबंध ही नहीं था। तो यदि यह बात माने अभय दुबे जी की बात कि आजादी के बाद भी ब्रिटिश कानून लागू थे, तो इसका मतलब वो ब्रिटिश दबाव में रहे होंगे। अगर मैं उनकी नीयत पे संदेह ना करूं और यह मानूं कि एक सच्चे भारतीय की तरह वो चाहते थे, तो मगर इसके बावजूद वो माउंटबेटन के इतने दबाव में रहे होंगे। और दबाव में भी क्यों रहे? अंजना जी एक बात पूछूं, ये माउंटबेटन 15 अगस्त 47 की आजादी के बाद 30 जून 48 तक भारत के वाइसरॉय क्यों रहे? पाकिस्तान के वाइसरॉय तो नहीं रहे। अगर वो रहते, दोनों के रहते, तो समझ में आता कि भाई एजेंडा बाकी रह गया था। पाकिस्तान का वाइसरॉय तो बना मोहम्मद अली जिन्ना और भारत के वाइसरॉय माउंटबेटन। इसका भी जवाब दे दीजिए। और शायद इसीलिए उस दबाव की वजह से आपको जो कुछ आप अपने मुंह से बोल रहे हैं कि अंग्रेजों के कानून 1547 के बाद भी मानने पड़े होंगे। वो कह रहे हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन को लेकर यह आजादी की शर्त रखी गई थी। अब अच्छा जवाब देता हूं। पहला देखिए, फिर अभय दुबे जी विद्वान होकर क्या बोल गए। अंजना जी रिवाइंड करके देखिएगा, दर्शकों से कहता हूं, ये बोल गए प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन हमने 1935 में अडॉप्ट किया। जनाब वो प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित है, जिसके तहत 1937 में आपने प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शन लड़े ब्रिटिश सरकार की हुकूमत में। खैर, अब आते हैं विभाजन की शर्तों पे। अबे जी, अब विभाजन की शर्तों पे आते हैं, तो मैं दर्शकों के संज्ञान में एक बात डालना चाहता हूं। ये जो 1948 में 47 में हमला हुआ कश्मीर पे, इसको कबायली हमला क्यों कहा जाता है? जानते हैं क्यों कहा जाता है? विभाजन की शर्तों में था कि कोई भी देश फौज का इस्तेमाल नहीं करेगा, मगर पाकिस्तान ने फौज का इस्तेमाल करने का प्रयास किया। यह सच है कि उस समय दोनों सेनाओं के चीफ 1947 में आजादी मिलने के बाद भी साल भर तक ब्रिटिश ही थे, और जो ब्रिटिश चीफ था उसने मना कर दिया कि आर्मी का यूज नहीं करना है, फौज के द्वारा विभाजन का समाधान नहीं होगा। इसलिए पाकिस्तान ने क्या किया? अपने ही सैनिक भेजे कबायलियों के भेष में।
अब आप सुनिए, जब एक प्रकार से पाकिस्तान ने विभाजन की वो शर्त ही तोड़ दी थी, सीधे फौज का उपयोग किया था। अगर हम फौज का उपयोग करते तो वो कहीं टिकता ही नहीं। सारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हमारे पास थी, सारे आर्म्स एंड एमुनिशन हमारे पास थे। आपको पता है, उन्होंने तो जो हमारी विभाजन की शर्त का पहला पैसा मिला था, उससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो यूरोप के बचे हथियार थे वो खरीदे थे। इसीलिए धरना दिया गया था कि 55 करोड़ दूसरी किस्त नहीं जानी चाहिए पाकिस्तान को, मगर दे दी गई। वो हमारे पैसे से हथियार खरीद के हम पे अटैक कर रहा था। अगर विभाजन की शर्त की बात थी तो मैं एक बात बताऊं आपको, शायद बहुत से दर्शकों को ना पता हो, 1950 के दशक तक पाकिस्तान का रुपया भारत में छपता था। अरे हम तो उनको क्रिपल कर सकते थे उस समय, जब एक बार उन्होंने फौज का इस्तेमाल किया, मगर नहीं, शांति से फौज इस्तेमाल कर देंगे तो अभी हम उनको पैसा भी देंगे। क्यों? महान बनना है, दुनिया में अपनी एक शख्सियत बनानी है कि हम कितने उदार हैं। और अगर रेफरेंडम कराना था तो बलूचिस्तान, फाटा, कराची, लाहौर सब जगह होता तो हम मान जाते, मगर एक तरफा होना है, सिर्फ कश्मीर में ही फंसाना है। क्योंकि बस अब क्या कहें, एक बात और, एक बार मैंने बचपन में एक कार्यक्रम में सुनी थी, जब राम मंदिर का मुद्दा उठ रहा था कि सोमनाथ सॉल्व हो गया तो राम मंदिर क्यों नहीं सॉल्व हो पाया, तो भी एक प्रखर वक्ता थे, उन्होंने जवाब दिया था, सोमनाथ सरदार पटेल के प्रांत में पड़ा तो आजाद होते ही सॉल्व हो गया, और राम जन्मभूमि नेहरू जी के प्रांत में पड़ गया, काशी मथुरा प्रयाग, तो फंसा का फंसा रह गया। जहां पे भी उन्होंने उंगली रखी, ऐसा फच्चर फंसाया कि वो आज तक 75 साल बाद भी वो गले की फांस बनी हुई है।